यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विक्रम नाम का एक गरीब किसान रहता था। विक्रम के परिवार में उसकी पत्नी मीरा और एक बेटा आदित्य था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। विक्रम के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। खेती का हाल बुरा है, हर साल पैदावार घटती ही जा रही है। लगता है अब इस जमीन से नाता तोड़कर कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा या कमाई का कोई दूसरा धंधा देखना होगा। इसके भरोसे रहा तो भूखों मर जाऊंगा। एक बार मीरा से सलाह ले लेता हूँ, शायद उसके पास कोई बेहतर सुझाव हो। विक्रम तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी मीरा को आवाज लगाता है। अरे मीरा, थोड़ा समय निकालकर यहाँ आना, तो एक खास बात पर तुमसे चर्चा करनी थी। विक्रम की पुकार सुनकर मीरा तुरंत वहाँ हाजिर हो गई। क्या हुआ? कहिए, क्या हुआ? मुझे बुलाया आपने? बिल्कुल मीरा, एक विशेष विषय पर तुम्हारा सुझाव चाहिए था। उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए ना, किस बारे में बात करनी है आपका? देखो मीरा, खेत अब उतनी फसल नहीं दे पा रहे जितने पहले देते थे। मुझे डर है कि ज्यादा खाद के चक्कर में हम जमीन को और नुकसान न पहुंचा दें। मेरा विचार है कि कुछ समय के लिए वहां खेती बंद कर दी जाए। इस बीच मैं मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए उसमें थोड़ी खाद डालता रहूंगा, ताकि कुछ सालों बाद जब हम फिर से खेती करें तो पैदावार अच्छी हो। ठीक कह रहे हैं आप। जमीन की सेहत बचाने के लिए ये जरूरी है। जब मिट्टी ठीक हो जाएगी तो फसल अपने आप ही अच्छी होने लगेगी। हाँ मीरा, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तब तक मैं करूं क्या? दूसरी कोई जमीन हमारे पास है नहीं। ऐसे में घर का खर्च और आदित्य की स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा एक सुझाव मानिए, ठाकुर साहब से मिलकर बात कीजिए। उनका दिल बहुत बड़ा है और वे सबकी मदद करते हैं। वे आपकी परेशानी समझेंगे और पैसों या काम का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। हाँ मीरा, यही सही रहेगा। ठाकुर साहब इतने नेक हैं कि अगर वे कोई दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे तो मदद के लिए हाथ आगे जरूर बढ़ाएंगे। तय रहा, मैं कल सुबह होते ही उनसे मिलने चला जाऊंगा। अगली सुबह विक्रम ठाकुर साहब से मिलने उनके घर के लिए चल पड़ता है। ठाकुर साहब के घर के बाहर पहुंचकर वो उन्हें आवाज लगाता है। ठाकुर साहब, क्या आप घर के अंदर हैं? मैं विक्रम हूँ, आपसे कुछ काम था। विक्रम की आवाज सुनकर ठाकुर साहब बाहर आते हैं। अरे आओ विक्रम, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ ठाकुर साहब, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विक्रम फटाफट से ठाकुर साहब को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना? ठाकुर साहब, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। ठाकुर साहब, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है ठाकुर साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विक्रम ठाकुर साहब को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विक्रम अपने घर पहुंचकर मीरा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ मीरा, अब मैं ठाकुर साहब के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह विक्रम ठाकुर साहब के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है, ठाकुर साहब की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए। इसीलिए मीरा को बोलकर जाता हूँ, मीरा,
जरा यहाँ आना तो। विक्रम को बुलाता सुन मीरा वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ मीरा, सुनो, ठाकुर साहब का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और आदित्य खाना खाकर सो जाना, ठीक है? पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, विक्रम अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। विक्रम अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विक्रम को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही विक्रम चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विक्रम सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने ठाकुर साहब के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। अगली सुबह भी जब मीरा देखती है कि विक्रम अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा ठाकुर साहब से मिलने उनके घर की ओर चली जाती है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, विक्रम कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? विक्रम कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विक्रम कहाँ है। ठाकुर साहब तुरंत अपने घर में काम करने वाले रामदीन को विक्रम को देखने अपने खेत पर भेजते हैं। कुछ समय के बाद रामदीन ठाकुर साहब के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? विक्रम का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत ठाकुर साहब को ये बात बतानी पड़ेगी। रामदीन वहां से भागते भागते ठाकुर साहब के घर के लिए निकल जाता है। रामदीन जैसे ही ठाकुर साहब के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही ठाकुर साहब उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ रामदीन, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें विक्रम मिला? रामदीन ठाकुर साहब को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। रामदीन जब ठाकुर साहब को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी मीरा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। रामदीन, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं मीरा बेटी को लेकर वहां आता हूँ। रामदीन को वैद्य जी के पास भेजने के बाद ठाकुर साहब मीरा को समझाने लगते हैं। मीरा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विक्रम ठीक नहीं होगा। ठाकुर साहब और मीरा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विक्रम बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। मीरा विक्रम के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है विक्रम की हालत? ठाकुर साहब, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विक्रम की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विक्रम के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। तो अब हम क्या करें वैद्य जी?
देखिए ठाकुर साहब, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य विक्रम की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले विक्रम को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो मीरा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम विक्रम की अच्छे से देखभाल करो। देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और आदित्य के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। ठाकुर साहब के जाने के बाद वहां आदित्य आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर मीरा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, घर संभालोगी, घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं आप खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर मीरा आदित्य को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विक्रम के ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह मीरा सीधे ठाकुर साहब से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और विक्रम की तबीयत अब कैसी है? ठाकुर साहब, विक्रम की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? ठाकुर साहब, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विक्रम को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और आदित्य की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। ठाकुर साहब, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। मुझे लगता है मीरा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो विक्रम का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं मीरा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है मीरा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ ठाकुर साहब, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विक्रम का दोनों का ख्याल रख पाओगी। ठाकुर साहब, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं आदित्य की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी,
पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? ठाकुर साहब, मुझे काम करना ही होगा। विक्रम का सपना था कि आदित्य पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। आदित्य की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। मीरा ने ठाकुर साहब के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे मीरा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी वो आदित्य की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मीरा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच एक दिन अचानक विक्रम को होश आ गया। विक्रम, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। मीरा, मैंने तुम्हें और आदित्य को बहुत परेशान किया। नहीं विक्रम, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विक्रम धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने मीरा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। आदित्य की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। इस तरह माँ की ममता की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।